नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारा नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम लोग एक और एसएससी प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, तो बने रहें इस वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपके तक पहले पहुंचे। पटाखे का विस्फोट डैश का एक उदाहरण है। दहन। दहन को कंबशन कहते हैं। वायु या अन्य ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन कहा जाता है। वायु या अन्य ऑक्सीकारक द्वारा कोई भी ऑक्सीकारक जिसमें जल जाने की क्रिया होती है उसे दहन कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जिसे एक्जोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें ऊष्मा का प्रक्षेपण होता है, ऊष्मा इसमें निकलती है। अगर हम बात करें अपघटन की तो अपघटन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका अर्थ है टूटना। कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात दो या अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे अपघटन कहते हैं। अपघटन जनरली 3 प्रकार का होता है। तापीय अपघटन जो ताप के कारण टूटने से होता है, विद्युत अपघटन जो विद्युत के कारण होता है, एवं प्रकाश अपघटन जो प्रकाश के कारण 2 या अधिक भागों में टूटने से होता है। नेक्स्ट, वाष्पीकरण। द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण गैस में परिवर्तन को कहते हैं। जब भी द्रव से गैस में परिवर्तन होगा उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। यह 2 टाइप का होता है जिसमें वाष्पन एवं क्वथनांक कहा जाता है। वाष्पन जब द्रव के सतह से कणों का गैस में बदलना शुरू हो जाता है, द्रव के सतह से बदलना शुरू हो जाता है तो इसे वाष्पन कहते हैं। इसमें द्रव के ठीक ऊपर स्थित गैस जो ठीक इसके ऊपर स्थित गैस होता है वह संतृप्त नहीं होता है, पूरी तरह से संतृप्त नहीं होता है। वाष्पन एक निश्चित ताप से पहले भी हो सकता है। इसी के साथ इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा इसमें है क्वथन, जिसे हम इंग्लिश में बॉयलिंग कहते हैं। जब कोई द्रव अपने क्वथनांक यानी बॉयलिंग पॉइंट बिंदु तक गर्म हो जाती है तो उसके संपूर्ण सतह से वाष्पन शुरू हो जाता है। इसे ही क्वथन कहा जाता है, बॉयलिंग। जल का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और एक बात हम सभी जानते हैं कि जल का जो मैक्सिमम घनत्व, अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और इसी टेम्परेचर पर चूँकि यह मैक्सिमम घनत्व होता है तो इसलिए इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम, यह भी काफ़ी कम यानी मिनिमम होता है। अवक्षेपण को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसमें अगर कोई भी सॉलिड पदार्थ अगर किसी लिक्विड में रखा जाए और वह नीचे बैठकर तली में बैठ जाए उसे प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण कहा जाता है। वर्षा भी एक प्रकार का अवक्षेपण ही है। नेक्स्ट, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? रीगेल सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। ओरियन तारामंडल को खगोल शास्त्रीय पुस्तक में एक पुरुष या शिकारी के रूप में, ध्यान दें, एक पुरुष या शिकारी के रूप में दर्शाया गया है। ओरियन तारामंडल को काल पुरुष भी कहा जाता है, काल पुरुष तारामंडल। यह एक ऐसा तारामंडल है जो विश्व के किसी कोने से भी
दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से दिखे जाने वाले चमकीले तारों में ओरियन तारामंडल यह छठा सबसे अधिक चमकीला है। में जो रीगल होता है वह सबसे ज़्यादा चमकीला है और वह पृथ्वी से दिखे जाने वाले में छठा सबसे अधिक चमकीला है। हालांकि अगर बात करें हम कि पृथ्वी से जो सबसे ज़्यादा चमकीला है अगर दिखाई देता है वो है साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। रीगल को बीटा ओरियोनिस भी कहा जाता है, बीटा ओरायोनिस। अगर हम बात करें एल नीलम की तो एल नीलम भी इसी काल पुरुष तारामंडल में स्थित एक तारा है जिसे नीला महादानव तारा कहा जाता है। यह नीला होता है और महादानव तारा होता है। इसे एप्साइलन ओरियोनिस भी कहा जाता है, एप्साइलन ओरियोनिस। नेक्स्ट इसमें है बेटेलग्यूज। बेटेलग्यूज को आद्रा भी कहा जाता है और यह भी इसी तारामंडल का कालपुरुष तारामंडल का एक तारा है जो लाल महादानव तारा है। इसे अल्फा ओरियोनिस कहते हैं, अल्फा ओरियोनिस। इसमें नेक्स्ट है बेटेलग्यूज। बेटेलग्यूज तो हम लोग चर्चा कर लिए और इसी को अल्फा ओरियोनिस कहा जाता है, लाल महादानव तारा होता है। नेक्स्ट एक आता है बलाट्रिक्स। बलाट्रिक्स, बलाट्रिक्स को गामा ओरियोनिस कहा जाता है, गामा ओरियोनिस। वहीं एक और आता है मिंटका। मिंटका भी को डेल्टा ओरियोनिस कहा जाता है। और ये जो 4-5 है प्रमुख, ये सारे ओरियन तारामंडल के ही तारा हैं। फिर से एक बार हम नज़र दौड़ा लें इस पे तो अल्फा ओरियोनिस को बीटलजूस कहा जाता है, बीटा ओरियोनिस को रीगल कहा जाता है, गामा ओरियोनिस को बेलाट्रिक्स कहा जाता है और डेल्टा ओरियोनिस को मिंटका कहा जाता है, मिंटका। इसी ऑप्शन में अगर एटा ओरियोनिस के जगह अगर बीटा ओरियोनिस लिखा जाए तो ये इसका उत्तर फर्स्ट ऑप्शन भी सही रहेगा, क्योंकि रीगल को हम लोग बीटा ओरियोनिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत डैश पर हस्ताक्षर करने से हुआ था। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध यह चला था 1824 से 26। 18वीं शताब्दी के अंत एवं 19वीं शताब्दी के शुरुआत के दौरान बर्मी लोग अपने पड़ोसियों के प्रति एक विस्तारवादी नीति अपनाने लगे। जो बर्मा के लोग हैं यानी वर्तमान में म्यांमार के लोग, वो उस समय अपने आसपास अपना क्षेत्र विस्तार करने लगे और इसी विस्तारवादी नीति के चलते ब्रिटिश भारत के साथ उनका युद्ध शुरू हो गया। और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट। जो युद्ध चला और यह युद्ध यांडवो की संधि के साथ समाप्त हुआ। यांडवो की संधि 1824 से 26 तक चला था प्रथम युद्ध। इसी का अगर बात करें हम एंग्लो बर्मा युद्ध, अगर द्वितीय बर्मा युद्ध की बात करें तो यह 1852 से 53 तक चला था और तृतीय जो एंग्लो बर्मी युद्ध चला था यह 1885 में चला था। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। यह पहला आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। 1775 से 82 तक चला था पहला आंग्ल मराठा युद्ध और इसी की समाप्ति सालबाई की संधि के साथ हुई थी। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह द्वारा, ध्यान रहे जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिए। कौन कर दिए? तो जय सिंह
और शिवाजी को मजबूर कर दिए और पुरंदर के किले को घेराबंदी करने के बाद इसी के साथ पुरंदर की संधि हुई 1665 में। इसमें एक और ऑप्शन है तेतालिया की संधि। तेतालिया की संधि 1817 में हुई थी और यह संधि सिक्किम और ब्रिटिश के बीच हुई थी, जिसमें ब्रिटिश ने सिक्किम की सुरक्षा की गारंटी दी और नेपाल द्वारा सदियों पहले सिक्किम का जो हिस्सा कब्जा किया गया था भूभाग, वह सिक्किम को वापस दिलाया गया। नेक्स्ट, 2018 में निम्नलिखित में से किसने अ सेंचुरी इज नाइट इनफ का लेखन किया? इस पुस्तक का लेखक सौरव गांगुली किए थे। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं, काफ़ी फेमस रहे हैं और जो चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शन ही काफ़ी चर्चित भारतीय क्रिकेटर हैं लोग। इसमें अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर की कुछ बुक्स का नाम, तो सचिन तेंदुलकर का जो फेमस बुक लिखा गया था प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा फेमस बुक है। नेक्स्ट, इसमें MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, इनका फेमस बुक द धोनी टच, द धोनी टच। एक और ऑप्शन है इसमें विराट कोहली। विराट कोहली को तो कौन नहीं जानता है। विराट कोहली अ रन मशीन, इनका एक पुस्तक है विराट कोहली अ रन मशीन। इनका एक दूसरा भी पुस्तक है जो काफ़ी फेमस रहा है, विनिंग लाइक विराट, विनिंग लाइक विराट। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन C के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, वहीं विटामिन A को रेटिनॉल तथा विटामिन K को फाइलोक्विनोन कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर? क्षमा करें दोस्तों, यह प्रश्न जो उस समय का विद्यार्थी परीक्षा अटेंड किए थे इंग्लिश में ही देखे थे, इसलिए यह प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होगा व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड ही भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड लाल चिट्टी, मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है, वहीं मैलिक एसिड फलों में जो खट्टापन पाया जाता है उसमें मैलिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्ल राज कहा जाता है और यह बैटरी आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने डैश में वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? 1894। महात्मा गांधी 22 मई 1894 को स्थापना किए थे और स्थापना करने के साथ ही इसके सक्रिय सचिव बन गए थे। नेताल दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एबेल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला बनी? 2019 में यह खिताब करेन उहलेन बेक को मिला था, करेन उहलेन बेक। एबेल पुरस्कार हर वर्ष नॉर्वे के राजा द्वारा गणित में, ध्यान रहे, गणित में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें राशि पहले 60 लाख नॉर्वेजियन क्रोन थी, हालांकि अब इसे बढ़ाकर 75 लाख 75 लाख नॉर्वेजियन क्रोन कर दिया गया है। वहीं एबेल पुरस्कार अगर 2020 के विनर की बात करें तो ये हैं
हिलेल फर्स्टेनबर्ग और ग्रेगोरी मार्गुलिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? ए पैसेज टू इंग्लैंड, इसका उत्तर है नीरज सी चौधरी। हम बात करें इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, तो वीएस नायपॉल, जिनका पूरा नाम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हाफ ए लाइफ, इन अ फ्री स्टेट, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट, इसमें सलमान रुश्दी, इनके महत्वपूर्ण पुस्तक हैं द सैटेनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ईस्ट वेस्ट। अगर बात करें खुशवंत सिंह की, तो इनकी प्रमुख पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, द सनसेट क्लब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? दुनिया की सबसे बड़ी संसद चीन में है, जिसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। यूके के पार्लियामेंट, इंडिया का संसद और जापान का डायट कहा जाता है। नेक्स्ट, उस गहरी और संकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती है? इसे कैनियन कहा जाता है। कैनियन से एक पतला गर्त बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग यानी वेस्टिजियल ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन मनुष्य में अपेंडिक्स है, इसका विकास लगभग अवरुद्ध हो गया है, काफ़ी कम इसका विकास हो रहा है। चूँकि इसका यूज भी काफ़ी कम है अब, इसलिए यूज के अनुसार इसका उपयोग कम होता है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली नेशनल पार्क डैश भारतीय राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, यह केरल में स्थित है। भारत में कुल 104 नेशनल पार्क है, जिसमें केरल में 6 नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में 6, उत्तराखंड में 6, जबकि मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय पार्क हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? गोविंद बिहारी लाल। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर करंट की बात करें तो 2020 में दिया गया, 5-6 दिन पहले ही दिया गया, 5 मई को 2020 में ये 2 व्यक्तियों को दिया गया, डर यासीन और मुख्तर खान, तथा 3 व्यक्ति को, क्षमा करें दोस्त, 3 व्यक्ति को, एक और हैं चन्नी आनंद, डर यासीन, मुख्तर खान एवं चन्नी आनंद। नेक्स्ट, 2019 में वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया था? यह 18 मार्च को मनाया गया था। नेक्स्ट, डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान
लोकप्रिय लोक नृत्य वियाहुला गिद्धा किया जाता है? वियाहुला गिद्धा काफ़ी फेमस प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे। पंजाब राज्य है ये जहाँ पर वियाहुला गिद्धा मनाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा में घमुरा, छाऊ, पंजाब में गिद्धा, भांगड़ा, झूमर तथा गुजरात में डांडिया, गरबा एवं झारखंड में कर्मा, सरहुल लोकप्रिय नृत्य हैं। नेक्स्ट, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? बांग्लादेश मुक्ति, यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थी को भारत में शरण देने से अच्छा समझा पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करना। बिल्कुल ही सही सोच थी। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? असम, असम में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य होते हैं? जी, वर्तमान में श्रीलंका में के संसद में कुल 225 संसद सदस्य होते हैं। अगर बात करें भारत के संसद में, तो भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है तथा इसमें राष्ट्रपति भी होते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जबकि लोकसभा में तो कुल 545 संसद सदस्य होते हैं, जिसमें 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन का इसमें प्रावधान है। हालांकि वर्तमान में 552 की जगह अभी 545 ही है। नेक्स्ट, उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं? उस ग्राफ को बजट रेखा कहा जाता है, यानी बजट लाइन। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? जी, पहले भारतीय खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन बने, रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? दिए गए ऑप्शन में अंडमान और निकोबार ही एक ऐसा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बाकी दीव, लक्षद्वीप एवं दमन अरब सागर में स्थित हैं। आप जानते होंगे दमन और दीव को हाल में मिला दिया गया है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। इसे एक क्रेता बाजार कहा जाता है, एक क्रेता बाजार। अगर बात करें एकाधिकार को, तो अर्थव्यवस्था में जब कोई एक व्यक्ति या संस्था का किसी उत्पाद या सेवा पर इतना नियंत्रण हो कि वह अपने विक्रय से संबंधित शर्तों एवं मूल्य को अपनी इच्छा अनुसार लागू कर सके, अपनी जो इच्छा हो उसके अनुसार उसका मूल्य निर्धारित कर सके और जो शर्त हो अपने अनुसार निर्धारित कर सके, इसे एकाधिकार यानी मोनोपोली कहा जाता है। ऐसे प्रारूप में बाजार में प्रतियोगिता का अभाव होता है। इसी में एक पॉइंट है पूर्ण प्रतियोगिता।
क्रेताओं को विक्रेताओं के बारे में एवं विक्रेताओं को क्रेताओं के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, वैसी अर्थव्यवस्था में इस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। क्रेता मतलब खरीदने वाले एवं विक्रेता मतलब बेचने वाले, दोनों को आपस में परस्पर जान पहचान होनी चाहिए। जान पहचान आइटम्स सेलिंग के बारे में। इसमें कोई भी क्रेता वस्तु के प्रचलित कीमत से अधिक कीमत देकर वस्तु नहीं खरीदेगा। यही इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। इसमें एक और ऑप्शन है अल्पाधिकार। एक बाजार जिसमें एक वस्तु की आपूर्ति पर नियंत्रण एक छोटी संख्या में उत्पादकों के हाथ में होता है। ध्यान रखें, एक छोटी संख्या में उत्पादकों के हाथ में होता है, उसे अल्पाधिकार कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति कीमत एवं प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। भारत ने ओलंपिक स्वर्ण 1948 में जीता था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? पहले राष्ट्रपति जी इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। 1958 में इन्होंने जो वहाँ पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना था को सस्पेंड कर दिया। 1958 में इन्होंने सस्पेंड कर दिया, रोक लगा दिया, और आर्मी कमांडर इन चीफ जो जनरल अयूब खान थे उनको फील्ड मार्शल बनाया गया। फील्ड मार्शल सरकार के प्रति विद्रोह करके इन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।